मेरी आवाज मिल रही है आप लोग को? आ रही है आवाज सर। ओके। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। NEP 2020। NEP 2020 में हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे। एक्चुअली स्वतंत्र भारत में पहली बार कोठारी आयोग की अनुशंसा पर 1968 में 1968 में पहली बार NEP बना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1968 में 68 में फिर 1986 में 1986 में दूसरा हमारा स्क्रीनशॉट राष्ट्रीय कर लेते शिक्षा सर एक नीति बार। बना। हेलो सर, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैं रोशन बोल रहा हूँ। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो 1986 में सेकेंड हमारा NPE आया। 1985 में 1986 के जस्ट एक साल पहले, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम चेंज करके MHRD कर दिया। MHRD मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में ह्यूमन को एक रिसोर्स मान लिया गया। लेकिन आफ्टर 34 इयर्स फिर से हमारे लिए एक NEP आया जिसको नाम दिया गया NEP 2020। एक्चुअली जनवरी 2015 में NEP बनाने की चर्चा शुरू हुई थी और 2016 में डॉक्टर सुब्रमण्यम के अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनाया गया। उनका एक रिकमेंडेशन था कि ऐसे ऐसे करना है, क्या करना है वो करना था। लेकिन वो कमिटी का काम केवल यही था कि कैसे करना है, लेकिन टोटल ड्राफ्ट करने का काम जो है K. कस्तूरीरंगन ने किया। डॉक्टर K. कस्तूरीरंगन ये इसरो में वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर K. कस्तूरीरंगन, ये याद रखिएगा, इनकी अध्यक्षता में हमारा ड्राफ्ट तैयार हुआ और यह ड्राफ्ट 31 मई 2019 को देश के सामने रखा गया पब्लिक ओपिनियन के लिए। जब पब्लिक ओपिनियन के लिए इसको रखा गया तो लोग अपने अपने हिसाब से इसमें कुछ ओपिनियन भी दिए। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या चेंजिंग होना चाहिए, ये सब चीज में ओपिनियन दिया गया था। आफ्टर ओपिनियन 29 जुलाई 2020 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। ये आपको याद रखना होगा। 29 जुलाई 2020 को यह NEP को स्वीकार कर लिया गया। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किसी चीज को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह कानून के रूप में बन जाता है। ऐसे एक प्रोसेस होता है कि राष्ट्रपति के पास जाए, ये सब चीज होता है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो रहता है वही आपका मान्य होता है। तो 29 जुलाई 2020 ये आप ध्यान रखेंगे। जब NEP 2020 हमारा बना तो फिर MHRD का नाम जो है चेंज कर दिया गया और फिर इसका पुनः नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय करने के पीछे रीजन था क्योंकि मानव को एक संसाधन मान लिया गया था। तो मानव संसाधन नहीं है, शिक्षा एक अलग चीज होता है। संसाधन जो डेड होते हैं उसको संसाधन में हम लोग लेते हैं, तब संसाधन के रूप में इसको नहीं लिया गया। यह हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्टार्टिंग का कुछ ब्रीफ नॉलेज था।
कब कैसे हुआ, कैसे शुरू हुआ, 2015 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ। ये 17 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ये मसौदा समिति का गठन किया गया, इन्हीं की अध्यक्षता में बना था, जो कि 31 मई 2019 को आपका ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो फिर जनता के लिए रख दिया गया। अब NEP 2020 में कुछ चीज सुधार के लिए रखा गया, जैसे पहला हम इसमें देखेंगे कि इसका एक फाउंडेशन जो था वो चेंज किया गया। फाउंडेशन में क्या, एक आधारशिला पहले हमारे यहाँ चला रहा था 10+2, तो 10+2 को चेंज किया गया। अब उसके जगह पर आ गया 5+3+3+4। तो ये हमारा एक पूरा लुक चेंज कर दिया गया कि हमारा शिक्षा नीति किस तरह से कार्य करेगा। यह शिक्षा नीति में जो कार्य किया गया, तो आपका 5+3+3+4 यह संरचना को लिया गया। अब 10+2 के जगह पर यह संरचना कार्य करेगा। इसमें 5 क्या है? 5 कहने का तात्पर्य हो गया कि 5 साल की प्रारंभिक शिक्षा होगी, जिसको प्राथमिक शिक्षा के रूप में जाना जाएगा, और इसमें 3 साल का बच्चा का प्री स्कूलिंग होगा। तो प्री स्कूलिंग से इसको स्टार्ट किया गया। इट मीन्स आपका प्री स्कूल टू सेकेंडरी, इसका नाम रखा गया प्री स्कूल टू सेकेंडरी। प्री स्कूल मतलब स्कूल के पहले 3 साल का बच्चा जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो है पढ़ाई करेंगे, और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को किसी विद्यालय से जोड़ दिया जाएगा, और क्लास 1 और 2 जो है विद्यालय में चलेगा। यह 5 साल की पढ़ाई होगी, और जब 5 साल की पढ़ाई हो जाएगी तब एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम नहीं होके एग्जामिनेशन का टर्म कर दिया गया कि जैसे जैसे अगले लेवल में हम लोग जाएंगे तब एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो 5 साल कंप्लीट करेंगे, एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे तो एग्जामिनेशन होगा। फिर 6 में जाएंगे हम लोग, 6, 7, 8 करेंगे, फिर एग्जामिनेशन होगा। फिर 8 के बाद 9, 10th, 11th, 12th करेंगे तब एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी एक चेंज किया गया। इसमें ध्यान दिया गया कि GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, इसको 2030 तक 100% कर लिया जाए। GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि सकल नामांकन अनुपात इसको बोलते हैं। इसको कहा जाता है सकल नामांकन अनुपात। तो सकल का मतलब हो गया कि सब, सभी, नामांकन मतलब सभी का नामांकन हो। अनुपातिक रूप में 100% हमको प्राप्त करना है 2030 तक। 2030 तक हमको 100% GER को प्राप्त कर लेना है। यह प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक का होगा। इसमें ओपन स्कूल सिस्टम को भी तवज्जो दिया गया। मतलब ओपन स्कूल सिस्टम के द्वारा भी बच्चे मुख्य धारा में आए और पढ़ाई को करें, कोई बच्चा हमारा छोड़े नहीं। इसके लिए प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाएगा। जैसे अभी तक टीचर का यूडाइस होता था, तो यूडाइस में स्कूल के जो टीचर होते थे उनके बारे में डिटेल होता था, प्लस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल होता था। अब विद्यालय में जो बच्चे इनरोल होंगे उन सभी के बारे में अब यहाँ पर डाटा रखना होगा, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, जो भी अफिलिएटेड है, स्टेट हो या सेंट्रल हो, तो सभी बच्चे का अब रिकॉर्ड रखना है, ताकि बच्चा अगले क्लास में इनरोल हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल सके। मतलब सार्वभौमिक शिक्षा का सिद्धांत यहाँ पर लागू किया गया। इसमें ECCE यह आपका होता है खासतौर पर प्री स्कूल के लिए। तो छोटे बच्चे के लिए जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम के तहत जो है कि जो छोटा बच्चा है जो प्राइवेट स्कूल में पहले चला रहा था, मॉन्टेसरी 1 इस टाइप से आप लोग सुनते होंगे, या KG, LKG, UKG जो आप सुनते रहे हैं, उसको सरकारी विद्यालय में भी लागू करने का कोशिश किया गया।
तो उसका संचालन कैसे होगा? तो इसके लिए होगा ईसीसी के माध्यम से, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर। जो हमारा छोटा बच्चा होगा तो उसका चाइल्डहुड का केयर कैसे किया जाएगा, उसका एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, इस पर विशेष तरह से प्रशिक्षित लोग होंगे। अब प्रशिक्षण जो होगा, तो टीचर जो अगर प्रशिक्षित होंगे तो फिर बच्चे को भी सही से पढ़ाएंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी को बोला गया कि आप हमको एक ऐसा मसौदा तैयार करके दीजिए जिसको राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कहा जाएगा, जिसको आप लोग एनसीएफ पढ़े होंगे, अगर डीएलएड सब बीएड में होंगे तो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये पढ़े होंगे। अब इसके जगह पर एक एनसीएफ नया आएगा, तो इसको बनाने का जो काम करेगा एनसीईआरटी करेगा, सीबीएसई के माध्यम से एनसीईआरटी करेगा। तो एनसीईआरटी जो करेगा तो नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। अब एनसीएफ जो है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ गया कि नेशनल करिकुलर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, करिकुलम होगा, नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क का मतलब हो गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा होगी उसमें पेडागोजिकल, पेडागोजिकल का बोलते हैं हम लोग शिक्षण, तो शिक्षण के आधार पे होगा। प्रशिक्षित शिक्षक भी होंगे, बिना प्रशिक्षण के किसी शिक्षक को नहीं रखा जाएगा, इसका मतलब साफ हुआ। तो इसका आपको फुल फॉर्म जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ईसीसी किसको बोलते हैं, एनसीपीएफ ईसीसी किसको बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं कि यह प्राथमिक शिक्षा जो है जो अभी तक चली आ रही थी तो उसमें एफएलएन जो है प्राप्त नहीं हुआ था। अब एफएलएन क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक बच्चे में एक मूलभूत आधारभूत जो ज्ञान होना चाहिए था लिटरेसी का, न्यूमरेसी का, वह प्राप्त नहीं हुआ। और इसमें बिहार के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे खासतौर पे बहुत फिसड्डी नजर आए। आप लोग अपने अनुभव में भी देखते होंगे कि बच्चा, जैसे हम तो खास तौर पे देखते ही हैं कि 9th क्लास में बच्चा ऐसा ऐसा आता है जिसको अपना नाम तक ठीक से लिखने नहीं आता है, वो ठीक से उसको लिखने भी नहीं आता है, फिर भी चलाता है। उसका फाउंडेशन लिटरेसी नहीं है, न्यूमरेसी भी नहीं है, मतलब मैथमेटिकल ज्ञान भी नहीं उसको कि क्या होगा इसको करेंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग में भी दिक्कत होती है उन लोग को। ये हमारा एक फाउंडेशन, एक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होना चाहिए। इसको 2025 तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक डीएलएड मान्य होगा, मतलब डीएलएड की पढ़ाई होती रहेगी, लेकिन 2030 के बाद डीएलएड की पढ़ाई को जो है खत्म करने की बात हुई। उसके बाद केवल बीएड होगा, वह बीएड 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। इंटीग्रेटेड मतलब हो गया वो आपका बीए प्लस बीएड दोनों एक साथ चलेगा, जिसमें बीए के समतुल्य, ग्रेजुएशन के समतुल्य होगा वह। तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट के जो टीचर होंगे पहले से ही डिसाइड हो जाएगा कि इसमें क्या करना नहीं करना है, तो वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी पर ध्यान दिया गया, क्योंकि अभी तक चला रहा था, बुरा मत मानिएगा, सभी का लगभग वही हाल रहता है, अधिकतर लोग का, 90% का, 10% लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं मिलता है ना, तब हम लोग इसमें चले आते हैं। इससे पहले बहुत जगह हाथ पैर मार लेते हैं। हम ये बैंक पीओ की तैयारी किए, जब नहीं हुआ ना तो बीएड कर लिए। तो यह एक अच्छा भी था और एक तरह से बुरा भी था। एक्सपर्टीज जो है ना वो नहीं प्राप्त होता है लोग को। अब एनईपी 2020 में भाषा पर जोर दिया गया। फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, 1952 में फर्स्ट टाइम भाषा पर जोर दिया गया था। उस समय द्विभाषा सूत्र आया था, जो कि बहुत कम लोग को प्राप्त होता है। फिर आगे चल के कोठारी आयोग जब आया तो त्रिभाषा सूत्र आया, 3 लैंग्वेज सिस्टम आया। तो 3 लैंग्वेज सिस्टम के द्वारा जो है काम हुआ, मतलब 3 भाषा होगी, जिसमें मातृभाषा या स्थानीय भाषा जिसको बोलते हैं या क्षेत्रीय भाषा, उसके माध्यम से बच्चे पढ़ाई करेंगे। क्योंकि माना गया कि बच्चे अपने परिवार में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, और जिस समाज से
किसी भाषा को सीखते हैं उसी में समझ उनकी विकसित होती है। अगर उसके माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे। फिर आगे चल के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जब हो जाएगा तो फिर अन्य भाषाओं को भी उसमें जोड़ा जाए। तो स्टार्टिंग का जो क्लास होगा, तो स्टार्टिंग का जो 5 क्लास आप जो देखे हैं, ऐसे 5+3 तक मातृभाषा पे जोड़ दिया गया कि पूरे जगह पर मातृभाषा के माध्यम से क्लास 5th तक बच्चे को पढ़ाया जाएगा। इसलिए अलग अलग भाषा के शिक्षक भी बहाल होंगे। किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि हाँ इंग्लिश में ही पढ़ना है या ये क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना है। सबकी अपनी अपनी मातृभाषा होगी, बच्चे उसी में पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था कि पाठचर्या जो होगा उसकी सामग्री को कम कर दिया गया। अर्थात हमारा जो अभी बहुत बर्डन वाला जो एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें से ऐसा बहुत सारा चीज था जो कि हमको नहीं पढ़ना चाहिए इस लेवल में, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ता था, तो उसको कम कर दिया गया। मतलब उस चीज को छाट दिया गया, सामग्री को कम कर दिया गया। खासतौर पर डेली लाइफ से रिलेटेड उस चीज पे फोकस करने की बात हुई कि हमारा पाठचर्या जो बनेगा वह ऐसा बनेगा जो हमारे डेली लाइफ, दैनिक जीवन से रिलेटेड प्रत्येक बच्चा अपने से कनेक्ट करके किसी चीज को पढ़ पाए। और यह राष्ट्रीय पाठचर्या जब लागू हो जाएगी तो फिर राज्य स्तर पर भी पाठचर्या को लागू किया जाएगा। मतलब प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्थिति होती है। जैसे बिहार है तो यहाँ पर बाढ़ आता है ना तो सूखा आता है, लेकिन यहाँ पे यहाँ भूस्खलन नहीं होता है। लेकिन जहाँ पहाड़ है तो वहाँ भूस्खलन होता है। तो सबकी अलग अलग भौगोलिक स्थिति है और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप जो है व्यक्ति का भी स्थिति हो जाता है। इसलिए राज्यों को भी बताया गया कि ये राष्ट्रीय पाठचर्या के आधार पर आप लोग राज्य भी अपना पाठचर्या लागू करेंगे। तो SCERT राज्य में जो पाठचर्या को लागू करने का काम करता है वह SCERT करता है, और जो राष्ट्र में करते हैं NCERT उसको बोलते हैं। तो NCERT के आधार पर SCERT जो है इस पे कार्य करेगा। इसमें किसी वर्ग को छोड़ा नहीं गया और सभी को अनुभव परक अधिगम पर जोर दिया गया। सभी को अनुभव परक, सभी को अनुभव परक मतलब क्या हो गया? हमारे सामने खासतौर पर 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे मूल रूप से समझिए तो 2 ही होता है, एक एबल पर्सन, एक डिसेबल पर्सन। एबल पर्सन मीन्स क्या हो गया कि जो सर्वांगीण सब कुछ उसके पास है, और दूसरा ऐसा होगा कि जिसमें कुछ ना कुछ कमजोरी है, कहीं ना कहीं पर उसमें कमजोरी है। हो सकता है कि किसी को सुनने में दिक्कत हो, तो जिसको सुनने में दिक्कत होती है वो बोलने में भी उसको दिक्कत होती है। जो बचपन से अ, बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, तो उनके लिए सांकेतिक भाषा पे जोड़ दिया गया कि इसको भी रखना है और उसका एक हो। अभी हमारे यहाँ जो सांकेतिक भाषा चलता था वो विदेश वाला चलता था, तो उसमें हुआ कि नहीं हमारा एक अपना राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए, तो सांकेतिक भाषा में चेंज किया गया। कुछ बच्चे ब्रेल लिपि, आप लोग नाम सुनेंगे ब्रेल लिपि, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वह ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। लुइस ब्रेल के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो ब्रेल लिपि के सर थोड़ा माध्यम से सांकेतिक भाषा के विषय में बताते हैं। विशेष अभी नहीं है जानना, इतना ही जानना है कि सांकेतिक भाषा में हम लोग को अपना डेवलप करना है। अभी हम लोग विदेश वाला लेके चल रहे थे, तो हमारे देश में एक मानकीकृत हो, स्टैंडर्ड हो, चाहे आप बिहार में रहे तब, चाहे दिल्ली में रहे तब, चाहे तमिलनाडु में रहे तब, सबको एक ही जैसा लैंग्वेज मिले। विदेश वाला में रहता है क्या कि कुछ अलग वहां का होता है, हमारे यहाँ अलग परिस्थिति है, तो इस पे जोड़ दिया गया। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा कहने का मतलब होता है कि सभी को एक बराबर साथ अनुभव परक शिक्षण प्राप्त करना, किसी वर्ग को किसी आधार पर छोड़ना नहीं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी कारण से वंचित हो जाते हैं, वो शारीरिक रूप से वंचित हो सकते हैं या फिर आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित हो सकते हैं, तो उन सभी को भी एक साथ जोड़ा जाए। जैसे खासतौर पे आदिवासी समुदाय में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो ST में बच्चे की संख्या बड़ी कम होती है, पढ़ाई का बहुत कम है, SC में भी कम है,
तो इसको वंचित वर्ग में रखा जाता है, हुआ कि वहां तक भी शिक्षा पहुंचाई जाए, शिक्षा को सभी तक पहुंचाया जाए और ऐसा लर्निंग सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि कोई बच्चा छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ सीखे। तो सीखने के अवसर सबको प्राप्त हो और सभी बच्चे अपने दैनिक जीवन के हिसाब से सीखें। हमारे वंचित वर्ग में लिंग के आधार पर ही रहता है, लड़कियों का अनुपात जो है थोड़ा सा शिक्षा में कम है। ऐसे अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कम है, तो उस पर भी ध्यान दिया गया कि सबका समावेश हो। इसे साहसी शिक्षा के साथ साथ जो आकलन होगा, आकलन कहने का मतलब हो गया मूल्यांकन, इवल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जो हमारा मूल्यांकन होगा तो वह उसमें सिस्टम में चेंज किया गया। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास 3, 5 और 8 में परीक्षा देंगे और उसके अलावा परीक्षा नहीं देंगे। उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट होगा, उनका असेस किया जाएगा कि यहाँ इंटरनली कैसे कैसे पढ़ाई किए हैं। कोई बच्चा फेल करता है तो उसके पीछे बच्चा जिम्मेवार नहीं होते हैं, टीचर ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा आराम से मारिएगा, अपने पर जिम्मेवारी लीजिएगा, आंसर आपका सही होगा। नहीं तो फिर समाज, विद्यालय, फिर स्कूल, स्कूल बोल रहे हैं, उसका बच्चे के पेरेंट्स, इस सब पे जोड़ दीजिएगा ना तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए याद रखिएगा, ये बच्चे फेल नहीं होते हैं, सिस्टम फेल होता है, सिस्टम में टीचर भी आते हैं। हमको पढ़ाने नहीं आया इसलिए वो गड़बड़ हो गया, अगर हमको पढ़ाने आता तब फिर वो गड़बड़ी नहीं होती। तो यहाँ पर आकलन, आखिर हम एक साल में पढ़ाए क्या जो बच्चा फेल कर गया, कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया तो हम फुलफिल करते ना। तो इसके लिए आकलन में बोला गया कि प्रत्येक साल बच्चे पर बर्डन नहीं देना है, तो बर्डन, बोझ को कम करना है, बोझ रहित शिक्षा हो। तो इसके लिए मूल्यांकन में भी सुधार कर दिया जाए, इंटरनल असेसमेंट हो, लोग को देखे। और इंटरनल असेसमेंट में क्या ध्यान दिया गया कि बच्चे के जो है वह केवल शैक्षिक मानदंड को नहीं देखा जाएगा, उसके सर्वांगीण मानदंड को देखा जाएगा। अब शैक्षिक और सर्वांगीण में क्या है इसको समझिएगा। शैक्षिक में वाला में क्या होता है कि बच्चा को हम लोग एक कोई टॉपिक दिए, बच्चा उस पर रिटन फॉर्म में कुछ किया, हम लोग उसके रिटन फॉर्म को लिए फिर असेस्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे मूल्यांकन कर दिया, हाँ इतना नंबर आएगा। बच्चा हो सकता है कि रट के उसमें लिख दे, लेकिन उसमें बिहेवियरल चेंज नहीं हो, उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ था। तो अब हुआ क्या कि बच्चे के हर एक्टिविटी के लिए नंबर देना है। इंटरनल असेसमेंट में इसी चीज पर जोर दिया गया कि व्यवहार परक उसमें एक अनुभव प्राप्त हो। अधिगम का मतलब ही होता है कि आप में चेंजिंग ऐसा हो जो कि व्यवहार में आपका सुधार हो। पहले का जो व्यवहार था सो अब जो है परिष्कृत हो जाए, थोड़ा रिफाइंड हो जाए वह व्यवहार। इसके लिए पूर्ण रूप से उस पर केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं, उसका भावनात्मक, मतलब 3H जिसको बोलते हैं कि हेड, हार्ट एंड हैंड, ये तीनों पर जोर दिया गया कि 3H पर, इस पे खासतौर पे जोर दिया गया है। मूल्यांकन में उन चीजों को नहीं पूछा जाएगा जो केवल देखने के लिए हो और रटने वाला हो। मूल्यांकन उस चीज को किया जाएगा, ऐसा डिजाइन किया जाएगा ताकि बच्चे जो है उस चीज के बारे में नॉलेज रखते कि नहीं रखते ये पता चले। मतलब व्यवहार परक नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, थियोरेटिकल नॉलेज पर जोर नहीं दिया गया। इसमें एक परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में एक परख, परख का फुल फॉर्म याद रखिएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख एक पूरा शब्द है, उसका आपको फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा, क्योंकि परख मतलब इसका क्या मीनिंग होता है। पी फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को, उसका प्रदर्शन को, असेसमेंट उसके मूल्यांकन को, रिव्यू समीक्षा को, और एनालिसिस, एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब उसका एनालिसिस मतलब विश्लेषण, नॉलेज फॉर होलिस्टिक, होलिस्टिक मतलब समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट में समग्र विकास पर, इसके लिए बनाया गया। एक मानक
यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मानक रेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होंगे जिसको परख नाम दिया जाएगा, वह पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखने का कार्य करेगा। पहले जो होता था कि बच्चे जब +2 तक कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद छीजन की समस्या आ जाती थी। छीजन कहने का मतलब होता है ड्रॉप आउट। हिंदी में उसको छीजन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको स्कूल ड्रॉप आउट बोलते हैं। तो स्कूल ड्रॉप आउट की समस्या को दूर करने के लिए इस पे जोर दिया गया और बच्चे हमारे कम से कम ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट लेवल को प्राप्त करें। मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या हो गया कि कम से कम उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। किसी शोध कार्य में जाए या नहीं जाए, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में छोड़ देते हैं। बच्चे का मूल्यांकन ठीक से नहीं करने के कारण और फिर उनको ठीक से काउंसलिंग नहीं करने के कारण, गाइडेंस नहीं रहने के कारण बच्चे कभी-कभी किसी सब्जेक्ट में जाके फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन कोई आदमी फंस गया हुआ तो फिर कोई निकलने का उपाय नहीं था। अब इस पर व्यावसायिक शिक्षा के तौर पे इसको देखा गया, बोला गया कि निकल जाओ, जहां से मन है वहीं से निकल जाओ। क्रेडिट सिस्टम जो है इसमें लागू किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्रेडिट सिस्टम इस क्या हो गया कि आप पार्ट 1 किए हुए ना छोड़ दीजिए, 4-5 साल बाद करना है कर लीजिए, फिर से पार्ट 2 कर लीजिए, फिर पार्ट 3 कर लीजिए, आराम से कर सकते हैं। एक क्रेडिट सिस्टम है। आप गलती से कोई सब्जेक्ट ले चुके हैं ना, आपको मजा नहीं आ रहा, दूसरा सब्जेक्ट लेना है, ले लीजिए, चेंज कर दीजिए। आपको नॉलेज नहीं था या फिर बाउंडेशन था, कॉलेज की तरफ से बाउंडेशन था कि ये 3 गो पैकेज लेना होगा तुमको, कोई पैकेज नहीं। जिस व्यक्ति को जिस सब्जेक्ट में रुचि हो वो सब्जेक्ट पढ़ेगा। जैसे एक व्यक्ति हो सकता है कि मैथमेटिक्स पढ़े, मैथमेटिक्स के साथ साथ संस्कृत पढ़े और संस्कृत के साथ वो कंप्यूटर पढ़े। बिल्कुल उसको मजा आ रहा है, पढ़ने दीजिए। इस चीज पे जोर दिया गया। अगर फिर आगे चल के लगा अगर कि नहीं, मैथमेटिक्स हार्ड हो गया, छोड़ दो इसको, इसके जगह पर हम लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, पढ़ लो, कोई बात नहीं है। उसको लगा कि नहीं, संस्कृत जो है ना थोड़ा सा उबाऊ हो गया हुआ है, आगे चेंज कर लेना है। तो क्या करना है, रशियन पढ़ना, पढ़ लो। जिस समय जिसको जो चेंज करना हो ना कर ले, नो प्रॉब्लम। अभी होता क्या था, आई.कॉम आप किए हुए है ना, आपको बी.कॉम करना पड़ेगा और उसका एम.कॉम करना पड़ेगा। अगर दूसरा सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं तो एम.कॉम में तो जा सकते थे। जैसे आप अगर आर्ट्स में है तो खास तौर पे आपको उसी में रहना पड़ेगा। आपको अंदर से इच्छा जागृत हो गई कि हम इस चीज में मास्टर बन सकते हैं, इस चीज को पढ़ सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, आपको लगा क्या कि नहीं, हमको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कॉमर्स भी पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते थे, अब पढ़ सकते हैं। अब जैसे सर इतना सारा बीकॉम पार्ट 1 में कोई कॉमर्स ले लिया तो 2 में फिर साइंस से कर सकता है। हाँ बिल्कुल, पार्ट 2 में साइंस नहीं लेगा, कोई सब्जेक्ट ही चेंज कर देगा। हाँ, उसको कोई मजा है सब्जेक्ट ना चेंज कर अकाउंट देगा। पढ़ने में। हाँ, एक अकाउंट रख लेगा, एक हाँ, अकाउंट रख लेगा और उसके साथ फिजिक्स रख लेगा और हिंदी रख लेगा। तो फ्यूचर में टीचर फिर क्या किस चीज का बनेगा, अगर टीचर बनना हो टीचर तो? बनने के लिए तो पहले से डिसाइड हो गया कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड होगा, ग्रेजुएशन का तो कोई वैल्यू नहीं है उसमें। उसमें तो पहले से उसमें आपको जब डिसाइड जाए करना पड़ेगा ना कि आप क्या चीज के टीचर बनेंगे। तो बीएड वाला कोर्स हो गया ना वो। जी, तो वो फिक्स हो जाएगा, वो अस्थाई रहेगा। हाँ, बीएड वाला का तो फिक्स है कि ये सिलेबस है तुम्हारा, तुमको ये पढ़ना, अगर एक तुमको बार हम साइंस में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। इंटर वाले अगर बीएड करने के लिए जाए और मैथ्स ले लिए तो फिर अब चेंज नहीं। नहीं, उसमें तो मैथमेटिक्स का टीचर बनने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं। वो फिक्स है कि हम टीचर ही बनने जा रहे हैं। हाँ, जी जी जैसे इंजीनियर कोई आदमी बनता है तो उसका फिक्स रहता है इंजीनियरिंग करेगा, या जी जी 4 इयर्स का इंजीनियरिंग करेगा। तो नीट क्वालिफाइड किया, उसका रहता है ना हाँ 4 साल में वो क्या मेडिकल की तैयारी करेगा, मेडिकल वाला पढ़ाई करेगा। अभी थोड़ी है कि हाँ जी मेडिकल वाला के मैकेनिकल का पढ़ाई करेगा। जी। तो आप कोई ऑनर्स कर लेगा तब चाहेगा बीएड करना तो वो नहीं कर सकता है, फिर उसको 4 साल के लिए जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सब सिस्टम खत्म, बीएड आपका 4 साल का हो गया। ठीक।
30 के बाद 30 तक इसको शुरू कर देना। 30 के बाद तो केवल बीएड ही रहेगा, डीएलएड नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। शिक्षक बनने के लिए आपको 4 साल का बीएड करना ही पड़ेगा 30 के बाद, क्योंकि डीएलएड रहेगा नहीं, केवल बीएड ही रहेगा। जो लोग इससे पहले पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं, 2 साल वाला कर सकते हैं। अभी अभी 2 साल वाला खत्म नहीं किया गया है, 1 साल वाला खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो आदमी 1 साल वाला भी बीएड किए हुए है तो उसका भी अभी मान्य है। डिग्री खत्म नहीं होगा, डिग्री कॉलेज खत्म हो जाएंगे। मान लेते हैं कोई आदमी 29 में अगर 2 साल वाला बीएड किए हुए है तो ऐसा थोड़ा कि 30 में उसका वैलिड नहीं होगा, वैलिड तो होगा ही। कोई आदमी 1 साल का बीएड करके बैठा हुआ है, अभी वैलिड है वो, लेकिन नया 1 साल वाला बीएड नहीं होगा, ये मैटर है। मतलब नए ढंग से बीएड 2 साल का 1 साल का नहीं होगा, 4 साल का ही होगा 30 के बाद केवल। उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नहीं सर, मीन्स अभी से भी हो रहा है 4 साल का बीएड। अभी कोचिंग में शुरू हो लड़कियां चुका है। बीएड कर रही है। हाँ हाँ, अभी शुरू हो चुका है, लेकिन कंपलसरी नहीं कि 4 साल वाला ही करना है। ये 3 साल के बाद कंपलसरी हो जाएगा, 4 साल वाला ही सबको करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 साल कंफ्यूजन के बाद जब भी आपको 30 के करना बाद पड़े उसको ना, हाँ 2030 के बाद जब भी आपको शुरू करना हो ना तो 4 साल का बीएड करना पड़ेगा। अगर सर कोई 2029 में ऑनर्स कंप्लीट कर लिया होगा तब तो फिर उसे फिर से 4 साल करना होगा हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ, क्योंकि 2 साल वाला सब खत्म हो जाएगा, कहीं पे रहेगा ही नहीं कोर्स, डीएलएड वाला कोर्स रहेगा ही नहीं। तो उसके पास एक ही कोर्स रहेगा बीएड का 4 साल वाला, इंटीग्रेटेड एकीकृत बीएड। जी। चलिए, आप लोग में से कोई आदमी नहीं है इस क्राइटेरिया में। शिक्षक भर्ती में इसी पे जोर दिया गया, और साथ में ऐसा नहीं कि केवल ये कर लेगा काम खत्म है। जो एसटीईटी है ना, बिहार गवर्नमेंट एक डिग्री आगे थी। जैसे 1 to 5 6 to 8 के लिए सीटेट होता है, अभी 9 10 11 12 वाला सीटेट नहीं होता था। बिहार सरकार एक डिग्री आगे थी, पहले ही से स्टेट शुरू किए हुए है ये स्टेट क्वालिफाइड को ही टीचर रखेंगे। तो यह धीरे धीरे करके सब जगह लागू हो जाएगा। बिना प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति शिक्षक ही नहीं बनेगा, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है कि शिक्षक जो बनेगा तो उसमें भी उसके साथ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। पहले सीटेट या टीईटी जिसको बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अब स्टेट वाला हो या गवर्नमेंट वाला, सेंट्रल वाला हो, सब अपना स्टेट अपने अपने हिसाब से कर सकता है। फिर दूसरा चीज क्या है, इसके बाद एक और स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि जैसे अभी आप लोग जो कर रहे थे कि वो सिंपल सा कर रहे हैं, लेकिन यूपी में जाइएगा ना तो वहां पे टीईटी के बाद सुपर टीईटी होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, आप सीटेट किए हुए हैं तो पीआरटी में अगर जाना चाह रहे हैं तो पीआरटी में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, मतलब एक रिटन होता है और साथ में उसमें वाइवा होगा, और वाइवा के साथ साथ आपका डेमो क्लास चलेगा। 3 प्रोसेस हो गया। केवल आपका संज्ञानात्मक विकास है, किसी चीज के एक्सपर्ट हैं उससे मतलब नहीं, आपको पढ़ाने आना चाहिए। आप ठीक से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं इसका भी वहां पर मूल्यांकन किया जाएगा। केवल आपको पढ़ाने नहीं, आपको इंटरव्यू फेस करने आता कि नहीं, इसलिए आपका इंटरव्यू भी रखा जाएगा। आप किसी बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करेंगे ये भी रखा जाएगा। इंटरव्यू में यही होता है, इंटरव्यू में ये सिखलाया जाता है, ये टेस्ट किया जाता है कि आपके पास तरह तरह के बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, सब तरह के बच्चे होंगे। बुरे बच्चे मीन्स थोड़ा शैतान बच्चे। अब उस तरह के बच्चे को आप कैसे डील करेंगे, तो उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग कराया जाता है, और ट्रेनिंग बीएड में कराया जाता है। अगर आप ट्रेनिंग किए हुए हैं तो फिर वहां पर आप ठीक कंफर्ट हो जाएंगे, हैंडल कर लेंगे। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है, कुछ लोग जन्मजात शिक्षक होते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं, 90% लोग शिक्षक बनाए जाते हैं। 10% को तो पता है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है।
तो जब आपसे इंटरव्यू वाला होता है ना, साक्षात्कार में यही पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है, आपको थोपा जाएगा, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा। जो इंटरव्यू आपके लेते रहेंगे इंटरव्यूअर, वो आपको सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपको जानबूझ के बोलेंगे कहाँ से आए हो, तो बिहार से। अच्छा तुम बिहार से आया है, लालू जी के स्टेट से आया है, तो से आप बोलेंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, या आप कुछ रिएक्ट करें, इसके लिए ऐसा बोला जाता है। चलो वहां डिग्री खरीदिए कि लाया होगा, तुम तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं होगा, फिर भी बताओ बिहार में तुम कहाँ से है, मतलब आपको इरिटेट कर देगा। अगर एज ए बिहारी टीचर आपको कोई दूसरा स्टूडेंट थोपता है या गाली देता है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? इस चीज को जांचने के लिए बोला जाता है। तुम कहाँ रहते हो, तो सर गांव में रहते हैं। अच्छा तो गांव देहात का आदमी है, तो तुमको तो शहर के बच्चा को पढ़ाने भी नहीं आता होगा। और इस तरह से बोल बोल के ये बताया जाता है, क्योंकि जब एज ए टीचर आप बाहर जाते हैं तो फिर वहां आपसे इस तरह से उम्मीद की जाती है। आप बिहार से बाहर निकल के देखिए और एज ए टीचर अपने आप को परफॉर्म कीजिए। सबसे पहले आपके लैंग्वेज से पकड़ लेगा, अच्छा सर बिहार के हैं, फिर आपके साथ एक अलग ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। उसमें भी पता चल जाए कि आप बिहारी लैंग्वेज में बिल्कुल प्योर गांव वाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपके साथ एक और अलग से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इस तरह से होता है। इसको कैसे हैंडल किया जाता है, यही से इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो शिक्षक भर्ती में इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। ये मूल बातें थी जो आप लोग को जानना था। यहाँ शिक्षक भर्ती में क्या करना है नहीं करना है, स्कूल का प्रबंधन, इस सब के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ना है। या नोट्स जो बनाया गया था वो दूसरे चीज के लिए बनाया गया था, इसमें से इतना ही आप लोग को पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में कुछ चीज समझ में आया होगा। किसी को डाउट भी है? इसका नोट्स दे दीजिएगा सर। ठीक ठीक, इसका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, पूरा नोट्स। ओके जी सर। ठीक है, प्रणव सर की अभी क्लास होने वाली है, आप उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। शुभ रात्रि। प्रणाम।